गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। यानी कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है उसकी हमें टेस्टिंग करनी है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स रहे हैं उन्होंने टाइम टू टाइम जो है मैनेजमेंट को डिफरेंटली डिस्क्राइब किया। यानी कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स रहे हैं उन्होंने नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है, यानी कि मैनेजमेंट कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उनको जो है अलग अलग तरीके से क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने किसी एक्सपर्ट ने जो है उसको साइंस कहा है, किसी ने आर्ट कहा है, किसी ने प्रोफेशन कहा है। ठीक है, तो हम ये आज चेक करेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है या नहीं है। तो हम सबसे पहले हमें जो ये देखना है कि साइंस है या नहीं है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है एक्चुअल में, और साइंस की ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जो कि मैनेजमेंट के अंदर है या नहीं है। अगर है तो उसे साइंस कह सकते हैं, और नहीं है तो उसे हम साइंस नहीं कहेंगे मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइंस क्या होती है और साइंस में क्या क्या ऐसी फीचर्स हैं जो हमारे मैनेजमेंट के अंदर हमारे जो है जिनके कारण इसको साइंस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस क्या होता है। साइंस कहते हैं कि जो साइंस है वो क्या है, सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके एक लंबे टाइम तक फैक्ट्स को कलेक्ट करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, ऑब्जर्वेशन करके जो नॉलेज क्रिएट हुई है वो सिस्टेमैटिक नॉलेज होती है। ठीक है, और विच इज़ एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसके अंदर क्या किया गया, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की गई एंड एक्सपेरिमेंट्स, और उसके अंदर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज़ पॉसिबल। और जो वो नॉलेज निकल कर आई है इतने सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद, उनको क्या किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। तो ऐसी नॉलेज है अगर, तो उसे हम साइंस कहेंगे, नहीं तो उसे हम साइंस नहीं कह सकते। ठीक है, तो साइंस क्या है, सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्वायर की गई है बेसिक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और जिसे वेरीफाई कर सकते हैं जिस नॉलेज को, उसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, अब साइंस में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट वगैरह हैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, उसके बाद ही वो उस नॉलेज को जो है एक्चुअल में नॉलेज मानते हैं। ठीक है, और हमारे जो न्यूटन्स के लॉ थे, या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंसेप्ट है, हमने देखा कि हम जैसे एप्पल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे या बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी। बहुत ज़्यादा बार ये सब करके देखा गया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद साइंस की नॉलेज बनी है। तो साइंस जो है एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, और जिसे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने एक्वायर किया है, और वेरिफिकेशन ऐसी नॉलेज का पॉसिबल है, तो वो साइंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दो तीन चीज़ें ही है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइंस की एक डेफिनेशन निकल के आती है, देखते हैं उसे। तो जो साइंस है, अभी हमने देखा कि साइंस क्या है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऑब्जर्वेशंस हुई, और वो नॉलेज जो है वेरीफाई हो सकती है। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट। यानी कि ये क्या है, साइंस में क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है। यानी कि आपको पता होता है जब भी आप कोई चीज़ करेंगे, यानी कि कोई काम करेंगे, तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है वो आपको साइंस में पता होता है। आपको पता होता है कि मान लीजिए आपने इस जार के अंदर या इस बकेट के अंदर जो है अगर कोई केमिकल डाला और दूसरा केमिकल इसके अंदर मिलाया, तो दोनों का क्या रिएक्शन होगा उसका आपको पहले से ही पता होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है। जो साइंस होती है वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता है, एस्टेब्लिश होता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है साइंस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये वाली करेक्टरिस्टिक्स को बाद में हम टेस्ट करेंगे कि वो मैनेजमेंट के अंदर है या नहीं है, तभी हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट जो है साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारी पॉइंट निकल के आता है वो है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होती है, ऐसी नॉलेज जो कि बहुत ज़्यादा
एक्सपेरिमेंट्स करके और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करके, जो एक्सपेरिमेंट्स करके और लंबे टाइम तक रिसर्च करके एक्सपर्ट्स ने जो है जिसको एस्टेब्लिश किया है। और ये क्या होती है, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होती है और एक सिस्टम के अंदर ये चलती है, इसलिए इसको सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। जैसे कि मान लो कोई इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा है तो उसको स्टडी के दौरान क्या होगा, थियोरेटिकल नॉलेज जो है उसको दी जाएगी, थियोरेटिकल नॉलेज जो है उसको दी जाएगी और उसको ही बाद में जाके वो क्या करेगा, प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा। तो जो उसको नॉलेज दी जा रही है कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर साइंस से रिलेटेड अगर वो स्टडी कर रहा है तो उसको वहाँ पे जो थियोरेटिकल नॉलेज मिल रही है वो एक सिस्टमेटाइज वे में मिल रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगी। ना कि आप उसको, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप उसको जो है थर्ड ईयर का सिलेबस कंप्लीट करवा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक सिस्टम के अंदर जो है ये नॉलेज जो है वो क्या की जाती है, सिस्टम के अंदर ही जो है नॉलेज ये क्रिएट की जाती है। और ये नॉलेज जो है हमें क्या करती है, एक लंबे टाइम के बाद एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और ऑब्जर्वेशन के बाद ही हमें क्या हुई है, प्राप्त हुई है। तो ये नॉलेज जो है एक सिस्टमेटाइज नॉलेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास, बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट। क्या है, किस पे बेस्ड है, फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो है ये नॉलेज बनती है, ठीक है। तो साइंस कैसे बना है, साइंस में हमने क्या किया, साइंस में हमने बहुत सारे फैक्ट्स को कलेक्ट किया। साइंस में ऐसा तो नहीं है एक दिन में ही आप कोई भी जो है वो पॉइंट, कोई भी मेडिसिन बना देंगे या कोई भी, जैसे कोरोना आया तो कोरोना में क्या किया गया, बहुत ज़्यादा क्या किए गए, फैक्ट्स कलेक्ट किए गए भी, किसको ये प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसका क्या रीज़न है, और उसके पीछे के जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, जो है ये बना के जो हमारे इंजेक्शंस वगैरह लगे थे, तो वो सारे जो इन्होंने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बेस पे ही उन्होंने उसको फिर एनालाइज किया कि हाँ भाई ये चीज़, ये वाली अगर डोज लगाई जाती है तो इससे जो है उसको कोरोना के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये नॉलेज जो है डेवलप होती है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि जो साइंस है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो यूनिवर्सली अप्लाई हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक जगह ही उसको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ये हर जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, साइंस के प्रिंसिपल बेस्ड हैं ट्रुथ पे, ठीक है। साइंस के प्रिंसिपल किस पे बेस्ड हैं, ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं साइंस के प्रिंसिपल, और उन्हें हम जो है हर सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के प्रिंसिपल को हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल कहा जाता है। और मैनेजमेंट के फील्ड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो भी हम चेक करेंगे कि क्या उनको यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये अभी हम जो फीचर्स कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, अभी हम साइंस की कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जो साइंस है उसमें कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप बनता है। कैसे कि हमें, अगर हम कोई प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो हमें पता होगा कि वो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। अगर हम बुखार की दवाई लेते हैं, ठीक है, हमें फीवर है और उसका रीज़न हमें पता चल गया कि हमें फीवर किस वजह से हुआ है, कि हमें इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से हमें फीवर हो रहा है। तो वो जो कोज है फीवर का, उसके बाद अगर हम उसके मेडिसिन लेते हैं फीवर की, तो हमें पता होगा कि हमारा इसका इफेक्ट क्या होगा, कि हमारा फीवर जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि साइंस में क्या है, कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। और उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल, यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इसके रिजल्ट आते हैं, किस चीज़ से, साइंस से जो भी हमारे पास रिजल्ट आएंगे, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, किस चीज़ को, कि वो वैलिड है या नहीं है, क्या वो रिजल्ट जो आया वो सही था या नहीं था। उस की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अदर टेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम फीवर की जो मेडिसिन दे रहे हैं उसको हम किसी और पे भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या इस पर्सन को भी, अगर हम फीवर के लिए दवाई देते हैं तो क्या इसका फीवर भी इससे कम हो रहा है या सिर्फ एक ही पर्सन पे इसका इफेक्ट हुआ था ऐसा। तो उसको वैलिडिटी को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। एंड प्रिडिक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल, और उसके बेस पे
अब हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई अगर ये वाली मेडिसिन देंगे ना तो इसका ये इफेक्ट होगा, तो उसके बेस पे अब अगर किसी और को प्रॉब्लम होगी तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी और पर्सन को भी हम ये देख सकते हैं कि हाँ अगर हम उसको भी वो मेडिसिन देंगे ना तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसका भी फीवर कम हो सकता है, तो हम उसके बेस पे प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमारी साइंस की फीचर्स हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि साइंस की जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में है या नहीं है। तो फर्स्ट जो हमारी जो फीचर थी, कैरेक्टरिस्टिक थी साइंस की, वो थी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, हमने देखा था कि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस की जाती है, लंबे टाइम तक जो है एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, तब ये नॉलेज बनी है। तो जो हमारा मैनेजमेंट का फील्ड है, ठीक है, मैनेजमेंट में भी ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही मैनेजमेंट के हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बन गए हैं, मैनेजमेंट के रूल्स बन गए हैं, ऐसा तो नहीं हुआ है। मैनेजमेंट के लिए भी हमने क्या किया है, बहुत लंबे टाइम तक मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स रहे हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए। जैसे हमने देखा था हेनरी फ्योल हो गए, ठीक है, और टेलर हो गए, इन लोगों ने क्या किया था, फैक्ट्री में काम करके देखा, इन्होंने मैनेजमेंट फील्ड में काम करके देखा। उसके बाद उनको क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि उन्होंने देखा कि भाई जो वर्कर हैं वो उतना काम नहीं करे जितना उनको करना चाहिए, और जो मैनेजमेंट है उसमें क्या दिक्कत आई, उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स बनाए। तो उन्होंने क्या किया है, ये बहुत ज़्यादा ही लंबे टाइम तक ऑब्जर्वेशंस की हैं, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखे, टाइम स्टडी करके देखी, मोशन स्टडीज करके देखी। ठीक है, कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह अप्लाई होंगे, वो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ऑब्जर्वेशन के बाद ऐसा किया है। तो वो भी हमारे जो मैनेजमेंट है वो भी क्या है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसलिए डबल यहाँ पे टिक लगा रही हूँ कि ये वाले पॉइंट उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई साइंस का जो ये वाला करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी मैनेजमेंट के अंदर भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था कि बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट है, ये तो साइंस में तो ये होता ही है चीज़, तो ये मैनेजमेंट में ऐसा है या नहीं है, तो मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वगैरह जो हैं वो भी लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को कलेक्ट करके, उनको एनालाइज करके, एक्सपेरिमेंट करके ही बनाए गए हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी थ्योरिस्ट हुए हैं उन्होंने लगातार जो है बहुत ज़्यादा काम किया है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बना दिए हैं। ठीक है, ये भी हमारी फीचर जो है वो किसके अंदर है, मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि जो ये कहते हैं कि साइंस के प्रिंसिपल तो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। अब हमें पता है कि एक मेडिसिन लेने का दूसरे पे क्या, एक मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो हमारी हेल्थ पे क्या है, उसका इफेक्ट होगा, तो हर जगह वही इफेक्ट होगा, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी कैसे हैं, यूनिवर्सल, उनकी भी एप्लीकेशन होती है। क्योंकि जैसे फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे, हमने देखा था कि वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि फंडामेंटल हैं और हर जगह उनको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, हमने देखा था कि यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता था कि आपका जो सुपीरियर है ना, जो यहाँ पे ये पर्सन बैठा है आपके ऊपर, यहाँ पे मान लीजिए ए, बी और सी 3 लोग बैठे हैं, तो ए पर्सन जो है इसको ऑर्डर देने वाला सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, बी को भी एक सी ऑर्डर मिले और सी को भी। ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक और पर्सन बैठा वो इन सबको ऑर्डर दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये जो नीचे पर्सन बैठे हैं काम करने वाले, इनको कन्फ्यूजन रहेगी कि किसके ऑर्डर को हम माने, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना था यूनिटी ऑफ कमांड में कि हमारे ऊपर जो है एक ही पर्सन हो जिसके ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स तो हर जगह ही अप्लाई होता है, क्योंकि इससे क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, और जो जिसके ऊपर ज़्यादा बंदे होंगे वो उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वैसे ही हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो भी जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है कि हमें पता होता है कि अगर हम ये वाला डिसीजन लेंगे, मैनेजमेंट को ये पता होता है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने ये काम किया, तो मेरा रिजल्ट जो है ये वाला होने वाला है। ठीक है, यानी कि कॉज
कोज और उसका जो इफेक्ट होने वाला है वो हमें मैनेजमेंट में भी पहले से ही पता होता है। जैसे कि हमें पता होगा कि अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को लेके आते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे जो वर्कर्स हैं जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं उनकी क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ये पर्सन, मान लीजिए ये पर्सन है, अगर ये क्या करता है, ये मैनेजमेंट में है और ये क्या करता है, प्लानिंग जो है ठीक से नहीं करता, ठीक है, इसने प्लानिंग क्या कर दी, खराब कर दी, तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्लानिंग हमारी क्या होगी, कोज होगी। जो पुअर प्लानिंग रही, पुअर प्लानिंग की हमने, वो क्या होगी, कोज होगी, और उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। तो हमें यहाँ पे जो है कोज और इफेक्ट का भी पता चल जाता है, और ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली फीचर्स जो है हमारी किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल। यानी कि जिस तरीके से साइंस में क्या कहा जाता है कि साइंस जो है उसमें खाली आप नॉलेज को और फैक्ट्स को कलेक्ट नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हो, रिजल्ट को वैलिडिटी की चेकिंग करते हो, वेरीफाई करते हो, और उन रिजल्ट के बेस पे आप प्रिडिक्शन करते हो, तो वो साइंस है। और उसी तरीके से अगर हम क्या करें, हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट में भी हम उसको, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी हम अप्लाई करके देखते हैं ना प्रैक्टिकली, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं है प्रिंसिपल, और इनके बेसिस पे हमें पता होगा कि आगे क्या रिजल्ट रह सकते हैं। जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल अगर उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप के कारण हमें पता चलेगा कि जो हमारा जो भी सुबॉर्डिनेट होगा, जिसके ऊपर एक ही सुपीरियर होगा, जो एक ही पर्सन से उसको कमांड और ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा बजाय उसके कि जिसको एक से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा जो सुपीरियर है वो उसको ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़न उसको क्रिएट नहीं होगी और वो अपना काम जो है अच्छे से करेगा, जिसका एक ही सुपीरियर होगा और उसको उसी के ऑर्डर्स मिलेंगे, और जिसके ज़्यादा सुपीरियर होंगे, एक टाइम पे कमांड्स और ऑर्डर एक से ज़्यादा बंदों से मिल रही होगी, तो उसका क्या होगा, एफिशिएंसी जो है हमारी वो कम होगी। इसी तरीके से जो है अदर प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक प्रिंसिपल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि यूनिटी ऑफ कमांड को लेके चले, लेकिन जो सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं उस पर भी ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस की वो क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है साइंस है, लेकिन इसकी साइंस जो मैनेजमेंट है उसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं एज अ साइंस, जो हम देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इसको एग्जैक्ट साइंस कहना ठीक रहेगा कि ये इसको और किसी नाम से जाना जाता है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो अभी हम देखेंगे, हमने अभी तक करेक्टरिस्टिक्स देखी है साइंस की जो कि हमारी मैनेजमेंट के अंदर थी। अब हम कुछ लिमिटेशंस देखेंगे मैनेजमेंट में नहीं है एज अ साइंस जो कि, तो देखिए मैनेजमेंट जो है हम उसको साइंस तो कह सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट में साइंस की फीचर्स रही हैं, लेकिन इसको हम जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह साइंस नहीं कह सकते। ठीक है, इसको हम परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते। इसके बहुत से रीज़न हैं, जो कि लिमिटेशन है वो रीज़न ही है जिनकी वजह से हम उसको साइंस को, जो मैनेजमेंट है उसको परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा रीज़न है इसको परफेक्ट साइंस ना कहने का, साइंस तो है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, साइंस तो है बट परफेक्ट साइंस नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे साइंस होती है वैसे। तो फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो जो हमारा मैनेजमेंट है ना उसमें क्या है, ट्रेनिंग की कमी है। क्योंकि मैनेजमेंट में ट्रेनिंग की कमी का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में साइंस के जो मेथड्स है ना, मैनेजमेंट में जो साइंस के मेथड्स हैं उनका जो यूज़ है वो अभी लिमिटेड है। ठीक है, मैनेजमेंट में साइंस के मेथड्स को अभी पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया गया है। बहुत कम ऐसे मैनेजर्स हैं जिनको इस चीज़ में ट्रेनिंग मिली है कि किस तरीके से आप साइंस को जो है मैनेजमेंट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट वाले पर्सन होते हैं ना वो इसको क्या कहते हैं कि ये तो भाई ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके कारण वो क्या करते हैं, और अदर रीजंस भी होते हैं उसके कारण वो क्या करते हैं कि अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं,
इजी और जो क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन मेथड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको भी ट्रेनिंग तो मिली नहीं है अच्छे से कि किस तरीके से साइंस को अप्लाई करना है मैनेजमेंट में, तो वो उन्हीं डिसीजन को लेते हैं, उन्हीं मेथड्स को जो है खोजने की कोशिश करते हैं, सर्च करते हैं, जिनसे वो क्विकली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। वो कहते हैं कि अगर हम साइंस के रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जिससे हमारा जो है डिले हो जाएगा। तो वो मैनेजमेंट में जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है ना, साइंटिफिक अप्रोच है, उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है लैक ऑफ ट्रेनिंग है कि मैनेजमेंट में साइंस को किस तरीके से अप्लाई करना है, वो बहुत कम लोगों को ही अभी उसकी ट्रेनिंग जो है वो मिल पाई है। दूसरा होता है हमारे पास, सेकंड जो रीज़न है वो है यूज़ ऑफ रैशनल अप्रोच। यूज़ ऑफ रैशनल अप्रोच क्या कहता है कि जो मैनेजमेंट है ना, उसको पूरी तरीके से साइंस हम इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि दूसरा रीज़न क्या है, उनकी रैशनल अप्रोच है। रैशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि साइंस का प्रयोग बिल्कुल ही अभी जो होने लगा है वो बिल्कुल नया है। ठीक है, बिजनेस में साइंस का यूज़ पहले नहीं होता था, अभी बिजनेस में साइंस का यूज़ जो है बिल्कुल नया है। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करती है, वो साइंस का जो अप्रोच है ना उसको अप्लाई ना करके बल्कि अपनी रैशनल अप्रोच को अप्लाई करती है। यानी कि वो अपने दिमाग से डिसीजन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो उनको समझ आता है, ना कि साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रैशनल अप्रोच का मतलब क्या है कि वो अपनी रैशनल जो थिंकिंग है, उनकी जो विवेकपूर्ण वो सोच पाते हैं, उनकी जो समझ कहती है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेना जो है सही समझते हैं, ना कि साइंस के बेस पे। तो ये भी दूसरा रीज़न है जिसके कारण से जो है मैनेजमेंट को हम साइंस नहीं कहते हैं। तीसरा हमारे पास क्या आता है, लैक ऑफ मेजरिंग टूल्स। ठीक है, लैक ऑफ मेजरिंग टूल्स क्या कहता है कि जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस है जो आपने काम किया है, उसको आप जो है इसमें पूरी तरीके से एब्सोल्यूट प्रिसीजन के साथ जो है वो क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि साइंस में तो हम क्या करेंगे, उसको अगर हमने कोई चीज़ की उसका टेस्ट कर लेंगे और उसको एग्जैक्टली मेजर करने के टूल्स अवेलेबल हैं, बट हमारे जो मैनेजमेंट है उसमें ऐसे टूल्स जो है प्रॉपर नहीं है जो हमारे को बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये बता दें कि हाँ ये चीज़ सही हुई है या काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या कर लेते हैं, एक मैनेजर क्या कर लेता है, जो एक ग्रुप है उसकी परफॉर्मेंस को मापने के लिए क्या कर लेता है, वो रेटिंग स्केल वगैरह का यूज़ कर लेता है, तो वो एग्जैक्ट हमें नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी एक कमी है कि इसमें जो है मेजरिंग टूल्स हमारे पास अभी मैनेजमेंट में ऐसे नहीं है जो कि एग्जैक्ट हमारे जो परफॉर्मेंस है उसको माप सकते हैं। तो ये भी हमारा एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको हम एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीलिंग विद ह्यूमन एलिमेंट, यानी कि हमारी जो मैनेजमेंट है ना वो किससे डील कर रही है, ह्यूमन एलिमेंट से डील कर रही है। यानी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट मैटर है मैनेजमेंट का वो क्या है, ह्यूमंस है। और ये ह्यूमंस होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है, अपना उनका जो है बिहेवियर होता है, और उस बिहेवियर को उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, सेंसिटिव करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वो क्या होती है, उनके जो बिहेवियर के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, उनका हमें नहीं पता होता वो किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो हम उनके बिहेवियर से रिलेटेड कोई हमारे पास फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जैसे कि साइंस फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जो कि कुछ भी कभी भी बिहेव कर सकता है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी फिक्स नहीं कहा जा सकता। जैसे कि साइंस में तो सब कुछ फिक्स है बट इसमें फिक्स नहीं होता है, तो ये भी इसकी एक कमी है जिसके कारण हम इसको साइंस नहीं कह सकते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है इग्नोरेंस ऑफ परफेक्शन। इसके अंदर देखो, साइंस में तो हम क्या चाहते हैं कि हर एक जो हमारा काम हो, जो भी रिजल्ट आए वो बिल्कुल परफेक्ट हो, है ना। बट क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर, क्या होता है जो मैनेजरियल पर्सन काम कर रहे होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट ना हो के, बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट ना होके हम ऐसे डिसीजन ले लें जो कि हमारे क्या है ठीक ठीक दिखाई दे कि हाँ भाई इस पर्सन ने काम किया और ये ठीक हो गया। चाहे वो पूरे तरीके से और अच्छे बेहतर तरीके से हो सकता था, पर नहीं, वो परफेक्शन को इग्नोर करके बल्कि रीजनेबली गुड जो है चीज़, उसको जो रिजल्ट को वो अपनाने के लिए ज़्यादा फोकस रहते हैं, ताकि उनको जो है वो पूरा मतलब वो इग्नोर कर देते हैं परफेक्शन का जो कंसेप्ट है उस चीज़ को, और वो रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं। इसके कारण इसको जो है पूरी तरीके से क्या हम एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं। तो
मतलब इसमें हमारे पास ये कमियां हैं कि इसमें ट्रेनिंग भी नहीं है, और जो ह्यूमन है वो अपनी सोच से चलता है। ह्यूमन से डील करना है तो हमारे यहाँ पे क्या है, उसका कोई भी बिहेवियर का पैटर्न फिक्स नहीं होता है, और मेजरिंग टूल्स नहीं है, और परफेक्शन की इसमें जो है उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम परफेक्ट साइंस नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको अप्लाइड साइंस कहेंगे। तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या है, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो ये कहता है कि जो हमारी मैनेजमेंट है ना, वो परफेक्ट साइंस नहीं है, बल्कि वो अप्लाइड साइंस है। ठीक है, और जो हमारा जो इसको ही अप्लाइड साइंस है, और इसको हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एग्जैक्ट साइंस ना होके इनएग्जैक्ट साइंस है। और जो अर्नेस्ट डेल है, उन्होंने मैनेजमेंट को जो है सॉफ्ट साइंस कहा है। ठीक है, क्या कहा है, सॉफ्ट साइंस कहा है। क्यों कहा है ऐसा, क्योंकि जो साइंस जो मैनेजमेंट है उसके जो रूल्स हैं वो रिजिड नहीं है। देखिए, आपको प्रिंसिपल्स में भी ये कहा गया था कि हमें जो, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी कहा गया था कि हमें जो है नई नई जो है खोज करते रहना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट मेथड्स को ढूंढते रहना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट जो है रिजिड है, उन्हीं मेथड्स को फॉलो करे जाएंगे, बल्कि इसमें जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए इसको जो है मैनेजमेंट को सॉफ्ट साइंस भी कहा गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट परफेक्ट साइंस ना होके अप्लाइड साइंस है और इनएग्जैक्ट साइंस है, और इसको हम सॉफ्ट साइंस भी कह सकते हैं। तो ये सारा हमारा क्या था, हमने आज जो स्टडी किया वो किया कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनकी वजह से हम इसको जो है परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते। तो ये आप ही टॉपिक कंप्लीट करिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।